हेलो योग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है अपनी ज्योग्राफी। देखो कक्षा 12 भारत लोग और अर्थव्यवस्था भूगोल की पुस्तक है। भारत लोग और अर्थव्यवस्था, जिसका अध्याय नंबर 4 है मानव बस्तियां। तो मानव बस्तियों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो अपन ने कल जो अध्ययन किया था वो थी नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियों के बारे में अपन ने एक एक बिंदु का गहनता के साथ अध्ययन किया है। लेकिन आज अपन जिन बस्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे वो है ग्रामीण बस्तियां। कौन सी बस्तियां? ग्रामीण बस्तियां। तो हेडिंग लगाइए ग्रामीण बस्तियां। हेडिंग लगाइए ग्रामीण बस्तियां। कौन सी बस्तियां? ग्रामीण बस्तियां। देखो ग्रामीण बस्तियां किसे कहा जाता है? तो देखो विरल रूप से विकसित एवं प्राथमिक क्रियाओं में सम्मिलित घरों के समूह को क्या कहा जाता है? ग्रामीण बस्तियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रामीण बस्तियां कहा जाता है। तो विरल रूप से विकसित, तो लिखिए विरल रूप से विकसित एवं विरल रूप से विकसित एवं प्राथमिक क्रियाओं में, कौन सी क्रियाओं में? प्राथमिक क्रियाओं में। देखो विरल रूप से विकसित एवं प्राथमिक क्रियाओं में सम्मिलित घरों के समूह को, सम्मिलित घरों के समूह को, सम्मिलित घरों के समूह को, घरों के समूह को, समूह को ग्रामीण बस्तियां कहा जाता है। कौन सी बस्तियां कहा जाता है? ग्रामीण बस्तियां कहा जाता है। ग्रामीण बस्तियां कहा जाता है। तो ये तो हो गई अपनी ग्रामीण जो बस्तियां हैं उसकी परिभाषा हो गई। देखो ग्रामीण बस्तियों की परिभाषा में सबसे पहला बिंदु आया है विरल रूप से विकसित। किस रूप में विकसित है? विरल रूप से, मतलब कहीं कहीं घर हैं, कहीं पे देखो बिल्कुल खाली जगह है, कहीं पे बहुत ज्यादा घर हैं, कहीं पे बहुत कम घर हैं। मतलब बहुत विरल रूप में जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व बहुत विरल रूप में पाया जाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि सुख सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुख सुविधाओं का अभाव पाए जाने के कारण जनसंख्या किस रूप में पाई जाती है? विरल रूप से विकसित पाई जाती है। और प्राथमिक क्रियाओं में, जो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न, अभी इनका जो कार्य है, मुख्य कार्य, वो कौन सी क्रियाओं से संबंधित है? प्राथमिक कार्यों से संबंधित है। अब ये प्राथमिक कार्य ज्यादा करते हैं, जिसमें से भी मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन, जिसमें भी मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन। तो ये प्राथमिक क्रियाओं में सम्मिलित घरों के समूह को क्या कहा जाता है? ग्रामीण बस्तियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रामीण बस्तियां कहा जाता है। तो इसकी विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। ये तो इसकी परिभाषा होगी। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है? ग्रामीण बस्तियों की विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो लिखिए, हेडिंग लगाइए विशेषताएं। विशेषताएं, ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं। तो देखो ग्रामीण बस्तियों की विशेषताओं में पहली विशेषता है ग्रामीण बस्तियों में मानव जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि कार्य करती है। कौन सा कार्य करती है? कृषि कार्य करती है। तो ग्रामीण बस्तियों में मानव जनसंख्या, लिखिए नंबर 1, ग्रामीण बस्तियों में मानव जनसंख्या देखो ग्रामीण बस्तियों में मानव जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि कार्य व मानव जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि कार्य, मुख्य रूप से कौन सा कार्य करती है? कृषि कार्य व प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहती है। प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहती है।
देखो अगर प्रश्न फर्स्ट आ जाए भाई, जो ग्रामीण जनसंख्या है उनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहती है और उसमें से भी मुख्य रूप से कृषि कार्य करती है। तो देखो ग्रामीण बस्तियों में मानव जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि कार्य, कौन सा कार्य, कृषि कार्य करती है या फिर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहती है। तो पहली विशेषता ये हो गई कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कृषि कार्य करती है या प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहती है। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है ग्रामीण बस्तियों के आर्थिक विकास का स्तर निम्न होता है। देखो ग्रामीण बस्तियों का जो आर्थिक विकास का स्तर है वो कैसा होता है, निम्न होता है, क्योंकि वहां पर सुख सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। ना ही वहाँ शिक्षा के अच्छे क्षेत्र होते हैं, ना स्वास्थ्य सुविधाओं के अच्छे क्षेत्र होते हैं, ना ही रोजगार की उपलब्धता रहती है। इस वजह से ग्रामीण बस्तियों के आर्थिक विकास का स्तर निम्न रहता है। तो लिखिए ग्रामीण बस्तियों के आर्थिक विकास का स्तर निम्न रहता है। नंबर 2 पर ग्रामीण बस्तियों के आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक विकास का स्तर निम्न रहता है। कैसा रहता है, निम्न रहता है, क्योंकि इनका विकास नहीं हो पाता है, इनके आर्थिक विकास का स्तर निम्न रहता है। तो ये इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता हो गई। तीसरी प्रमुख विशेषता, ग्रामीण बस्तियों में जो जनसंख्या घनत्व है वो भी कम पाया जाता है। ग्रामीण बस्तियों का जनसंख्या घनत्व भी कम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहां पर सुख सुविधाओं का अभाव रहता है, ना ही अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो पाती है, ना ही वहां पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं, ना ही वहां जल की उपलब्धता रह पाती है, ना ही उद्योग धंधे उपलब्ध हो पाते हैं। इस प्रकार वहां पर जो जनसंख्या घनत्व है वो भी कम पाया जाता है, जनसंख्या घनत्व भी क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो लिखिए ग्रामीण बस्तियों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। ग्रामीण बस्तियों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व कैसा पाया जाता है, कम पाया जाता है, जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। जबकि जो नगरीय बस्तियां हैं उनमें जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। देखो इसके अलावा देखो ग्रामीण बस्तियों के अंतर्गत मानव समुदाय में गहन पारिवारिक संबंध होते हैं। तो लिखिए एक बार, ग्रामीण बस्तियों में मानव समुदाय के अंतर्गत मानव समुदाय में गहन पारिवारिक संबंध पाए जाते हैं। गहन पारिवारिक संबंध पाए जाते हैं, संबंध पाए जाते हैं। देखो गहन पारिवारिक संबंध कैसे पाए जाते हैं ग्रामीण बस्तियों में, जैसे मान लीजिए मोहल्ले में 2-3 बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं और जैसे ही कोई व्यक्ति तीसरा जा रहा है, लेकिन 2 व्यक्तियों ने हुक्का लगा रखा है, हुक्का डाल रखा है और हुक्का पी रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा व्यक्ति वहीं से गुजर रहा है, तो वो उसमें क्या है, पारिवारिक संबंध गहन पाए जाते हैं। इस कारण उनका एक दूसरे से लगाव रहता है, एक दूसरे की वो हेल्प करते हैं। इस वजह से वो भी कहाँ आ जाएगा, वहीं पे आ जाएगा, वहीं पे बैठने लग जाएगा और वो भी हुक्का लेने लग जाएगा। इस प्रकार उनमें गहन पारिवारिक संबंध पाया जाता है, एक दूसरे में अपनत्व की भावना पाई जाती है। जबकि नगरीय बस्तियों में ऐसा नहीं है। देखो ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों में एक बार अपन तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। देखो ग्रामीण बस्तियां विरल रूप से विकसित, देखो ग्रामीण बस्तियां विरल रूप से विकसित होती हैं, जबकि जो नगरीय बस्तियां हैं वो गहन रूप से विकसित होती हैं। इसके साथ ये प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहती हैं, ग्रामीण बस्तियां प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहती हैं, जबकि जो नगरीय बस्तियां हैं वो द्वितीयक या तृतीयक क्रियाकलाप में सम्मिलित रहती हैं या संलग्न रहती हैं। इसकी विशेषताओं में ग्रामीण बस्तियों में मानव जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि कार्य करती है, जबकि नगरीय जनसंख्या है या नगरीय बस्तियों में जो रहने वाली जनसंख्या है वो मुख्य रूप से या तो द्वितीयक कार्य करती है या फिर तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित कार्य करती है। ग्रामीण बस्तियों के आर्थिक विकास का स्तर निम्न रहता है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, इसलिए इसका आर्थिक विकास भी स्तर निम्न रहता है। जबकि नगरीय जो जनसंख्या है, नगरीय बस्तियां हैं, उनका आर्थिक विकास का स्तर उच्च पाया जाता है।
ग्रामीण बस्तियों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, जबकि नगरीय बस्तियों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इसी के साथ ग्रामीण बस्तियों में मानव समुदाय में गहन पारिवारिक संबंध, कौन सा संबंध, गहन पारिवारिक संबंध, मतलब एक दूसरे में अपनत्व की भावना पाई जाती है, जबकि ऐसा नगरीय जो बस्तियां हैं ऐसा उसमें संभव नहीं है। तो इस प्रकार अपन ने दोनों का कंपैरिजन करके अध्ययन किया है। तो ये होगी अपनी ग्रामीण बस्तियां और उसकी विशेषताएं। अब देखो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं। तो देखो जो ग्रामीण बस्तियां हैं, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, तो लिखिए ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग लगाइए ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। देखो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला है भौतिक कारक। पहला कौन सा कारक है, भौतिक कारक। तो लिखिए पहला भौतिक कारक, नंबर 1 पर लिखिए भौतिक कारक। कौन सा कारक, भौतिक कारक। नंबर 1 पर कौन सा कारक हो गया, भौतिक कारक। इसके अलावा नंबर 2 पर हो गया सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक। सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, तो लिखिए सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक। नंबर 2 पर हो गए सांस्कृतिक, सांस्कृतिक व मानव जातीय कारक, मानव जातीय कारक। पहला हो गया भौतिक कारक, दूसरा हो गया सांस्कृतिक कारक व मानव जातीय कारक, और तीसरा हो गया सुरक्षा संबंधी कारक। तीसरा कौन सा हो गया, सुरक्षा संबंधी कारक। तो नंबर 3 पर लिखिए सुरक्षा संबंधी कारक। किससे संबंधित, सुरक्षा संबंधी, सुरक्षा संबंधी कारक, संबंधी कारक, सुरक्षा संबंधी कारक। इस प्रकार मुख्य रूप से जो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। पहला है भौतिक कारक, भौतिक कारक भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक व मानव जातीय कारक हैं, वो भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करते हैं। इसके साथ सुरक्षा संबंधी जो कारक हैं वो भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करते हैं। अपन इनका एक एक का अध्ययन करेंगे। तो देखो भौतिक कारकों में, भौतिक कारकों के अंतर्गत कौन कौन सा अध्ययन करेंगे अपन, भूभाग की प्रकृति। देखो भूभाग की प्रवृत्ति, तो इसमें लिखेंगे नंबर 1, नंबर 1 भूभाग की प्रवृत्ति, भूभाग की प्रवृत्ति, भूभाग की प्रवृत्ति, इसका अध्ययन करेंगे। किसमें, भौतिक कारकों में, भूभाग की प्रवृत्ति। इसके अलावा ऊंचाई, ऊंचाई भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है। इसके अलावा ऊंचाई, नंबर 2 पर लिखिए ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई। देखो नंबर 3 पर लिखिए जलवायु, जलवायु, कौन सी वायु, जलवायु। नंबर 3 पर जलवायु, ये भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है। इसके अलावा नंबर 4 पर, नंबर 4 पर है जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है। तो नंबर 4 पर जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, उपलब्धता। तो ये मुख्य मुख्य भौतिक कारक हो गए। भौतिक कारकों के अंतर्गत भूभाग की प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे, ऊंचाई के आधार, ऊंचाई के आधार, ऊंचाई कैसे प्रभावित करती है ग्रामीण बस्तियों को उसका अध्ययन करेंगे, जलवायु कैसे प्रभावित करती है उसका अध्ययन करेंगे, और जल की उपलब्धता कैसे प्रभावित करती है ग्रामीण बस्तियों को उसका अध्ययन करेंगे। नंबर 2 पर आता है सांस्कृतिक व मानव जातीय कारक। सांस्कृतिक व मानव जातीय कारकों में देखो सामाजिक संरचना, पहला आता है सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना। नंबर 1 सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना।
ये भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है। सामाजिक संरचना, तो पहला हो गया सामाजिक संरचना, किसमें? सांस्कृतिक व मानव जातीय कारकों में कौन सा हो गया? सामाजिक संरचना। इसके अलावा जाति और धर्म, जाति और धर्म, इसी में लिख लो जाति और धर्म। जाति और धर्म ये भी बस्तियों को प्रभावित करता है, ग्रामीण बस्तियों को। जाति और धर्म, जाति और धर्म। इसके अलावा देखो सुरक्षा संबंधी कारक, सुरक्षा संबंधी कारकों में चोरी व डकैतियां, चोरी व डकैतियां, इसमें मुख्य रूप से एक ही पाया जाता है, चोरी व डकैतियां, चोरी व डकैतियां, डकैतियां। तो ये हो गए सुरक्षा संबंधी कारक। देखो भौतिक कारकों में भूभाग की प्रवृत्ति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता, ये ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है। सांस्कृतिक व मानव जातीय कारकों में सामाजिक संरचना और जाति और धर्म, ये भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है। और सुरक्षा संबंधी कारकों में चोरी व डकैतियां। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर एक एक बिंदु का अपन गहनता के साथ विस्तारित अध्ययन करेंगे। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं अपन। एक एक का अपन विस्तारित अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 हेडिंग लगाइए, कौन से कारक? भौतिक कारक। कौन से कारक? भौतिक कारक। नंबर 1 हेडिंग लगाइए, भौतिक कारक। नंबर 1 भौतिक कारक। कौन से कारक? भौतिक कारक, भौतिक कारक। अब देखो भौतिक कारकों में सबसे पहले नंबर का जो कारक है जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, वो कौन सा कारक है? भूभाग की प्रवृत्ति, भूभाग की प्रवृत्ति। तो नंबर 1 भूभाग की प्रवृत्ति, भूभाग की प्रवृत्ति। भौतिक कारकों में पहला है भूभाग की प्रवृत्ति। देखो भूभाग की प्रवृत्ति भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है। देखो भूभाग की प्रवृत्ति कैसे प्रभावित करती है? देखो जो मैदानी भूभाग है वहां पर ग्रामीण बस्तियों का विस्तार अधिक पाया जाता है, जबकि जो पर्वतीय क्षेत्र है या पर्वतीय भूभाग है उनमें ग्रामीण बस्तियों का आकार कम पाया जाता है, ग्रामीण बस्तियां कम पाई जाती हैं, सीमित मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये देखो भू आकृतियां हैं, ये भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती हैं। तो एक साइड लिखेंगे मैदानी भूभाग और दूसरी साइड पर्वतीय भूभाग। देखो भूभाग की प्रवृत्ति के आधार पर एक तरफ लिखेंगे मैदानी भूभाग। कौन सा भूभाग? मैदानी भूभाग, मैदानी भूभाग, मैदानी भूभाग। और दूसरी साइड लिखेंगे पर्वतीय भूभाग, पर्वतीय, इनको तो बोला जाता है भू आकृतियां। पर्वत, पठार, मैदान, झील, गर्त, खाइयां, इनको तो बोला जाता है भू आकृतियां। कहीं कटापटा है, कहीं समतल मैदान है, कहीं उच्च भूभाग है ना। तो ये हो गए भूभाग की प्रवृत्ति, जिसमें मैदानी भूभाग हुआ है एक साइड और दूसरा पर्वतीय भूभाग, पर्वतीय भूभाग। अब ये ग्रामीण और जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनको किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो देखो जो मैदानी भूभाग है, कौन सा भूभाग है? मैदानी भूभाग है या समतल भूभाग है। समतल मैदानी भूभाग में ग्रामीण बस्तियों की संख्या, देखो समतल जो मैदानी भूभाग है उसमें ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। तो लिखिए समतल मैदानी भूभाग में ग्रामीण, समतल मैदानी भूभाग में, समतल मैदानी भूभाग में देखो समतल मैदानी भूभाग में ग्रामीण बस्तियों की संख्या, ग्रामीण बस्तियों की संख्या एवं विस्तार, ग्रामीण बस्तियों की संख्या, बस्तियों की संख्या, बस्तियों की संख्या एवं विस्तार, एवं विस्तार अधिक पाया जाता है, अधिक
पाया जाता है। तो ये देखो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैदानी भूभाग है, ये समतल भूभाग है, तो समतल भूभाग होने के कारण यहाँ पर देखो बस्तियों की संख्या, जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनकी संख्या और विस्तार दोनों ही क्या है, अधिक है, ज्यादा पाया जाता है। देखो ग्रामीण बस्तियां भी अधिक पाई जाती हैं क्योंकि वो मैदानी भूभाग है, वहां पर सुख सुविधाएं सारी उपलब्ध हो जाती हैं, इस वजह से वहां पर जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो अधिक पाई जाती हैं। अब दूसरी ओर जो पर्वतीय भूभाग है, तो देखो इन क्षेत्रों में तीव्र ढाल, इन क्षेत्रों में तीव्र ढाल एवं उबड़ खाबड़ भूभाग, लिखिए इन क्षेत्रों में तीव्र ढाल, इन क्षेत्रों में तीव्र ढाल, कैसा ढाल पाया जाता है, तीव्र ढाल पाया जाता है, तीव्र ढाल एवं उबड़ खाबड़ भूभाग, कैसा भूभाग, उबड़ खाबड़ भूभाग, उबड़ खाबड़ भूभाग पाए जाने के कारण जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनका आकार और विस्तार कम पाया जाता है। देखो भूभाग के कारण, उबड़ खाबड़ भूभाग के कारण ग्रामीण बस्तियों का न्यूनतम विस्तार होता है। उबड़ खाबड़ भूभाग होने के कारण ग्रामीण बस्तियों का विस्तार कम पाया जाता है। ग्रामीण बस्तियों की संख्या ओब्लिक विस्तार कैसा पाया जाता है, कम पाया जाता है, विस्तार कम पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो देखो जो भूभाग की प्रवृत्ति है ये भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है। एक तरफ मैदानी भूभाग है तो वहां पर तो जो ग्रामीण बस्तियों का जो विस्तार है वो ज्यादा है, उनकी संख्या अधिक है। दूसरी ओर पर्वतीय भूभाग है, वहां पर जो ग्रामीण बस्तियों का जो विस्तार है वो संख्या है वो बहुत ही कम पाई जाती है। देखो ग्रामीण बस्तियों व अधिवासों के मध्य भौतिक दूरी बहुत ही कम होती है। तो लिखिए ग्रामीण बस्तियों, इसमें लिखिए ग्रामीण बस्तियों ओब्लिक अधिवासों के मध्य कौन सी दूरी, भौतिक दूरी कम पाई जाती है, जबकि दूसरी ओर जो पर्वतीय भूभाग है, दूसरी साइड जो पर्वतीय भूभाग है वहां पर जो भौतिक दूरी है, अधिवासों के मध्य जो भौतिक दूरी है वो अधिक पाई जाती है, मतलब दूर दूर मकान पाए जाते हैं, भौतिक दूरी अधिक पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में अधिवासों के मध्य अत्यधिक दूरी होती है। तो लिखिए इन क्षेत्रों में अधिवासों के मध्य भौतिक दूरी अधिक पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। एक बार इनको समझ लेते हैं फिर आगे चलेंगे। देखो मैदानी भूभाग है वो समतल भूभाग है, कैसा भूभाग है, समतल मैदानी भूभाग में ग्रामीण बस्तियों की संख्या व विस्तार दोनों अधिक पाए जाते हैं। जबकि पर्वतीय जो भूभाग है इन क्षेत्रों में तीव्र ढाल होने के कारण, उबड़ खाबड़ भूभाग होने के कारण ग्रामीण बस्तियों की जो संख्या व विस्तार है वो कैसा पाया जाता है, कम पाया जाता है। देखो ग्रामीण जो मैदानी भाग या ग्रामीण, देखो मैदानी भागों में ग्रामीण बस्तियों ओब्लिक अधिवासों के मध्य भौतिक दूरी कम पाई जाती है, भौतिक दूरी कम पाई जाती है मैदानी भागों में। कौन से भागों में, मैदानी भागों में जो ग्रामीण बस्तियां हैं या अधिवास हैं उनके मध्य भौतिक दूरी कम पाई जाती है, मतलब पास पास मकान पाए जाते हैं, नजदीक नजदीक क्षेत्र में ही बहुत सारे संघन मकान पाए जाते हैं, बस्तियां पाई जाती हैं। लेकिन दूसरी ओर इन क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिवासों के मध्य भौतिक दूरी अधिक होती है, मतलब यहां पर दूर दूर मकान पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये भू आकृतियां या भूभाग की प्रवृत्ति भी
जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनको प्रभावित करती है। इसके अलावा देखो मैदानी भागों में बस्तियां संगन व गुंछित होती हैं, संगन व गुंछित होती हैं। तो लिखिए मैदानी भागों में, मैदानी भागों में बस्तियां, मैदानी भागों में बस्तियां, भागों में बस्तियां कैसी होती हैं? संगन व गुंछित। बस्तियां संगन व गुंछित होती हैं, संगन, सघन व गुंछित होती हैं। गुंछित गुच्छे के रूप में होती हैं, पास पास होते हैं यहाँ पर मकान, है ना। तो गुंछित, मैदानी भागों में बस्तियां संगन व गुंछित होती हैं। जबकि जो पर्वतीय भूभाग है, यहाँ पर जो बस्तियां पाई जाती हैं, पर्वतीय भाग हैं, वहां पर जो बस्तियां पाई जाती हैं या तो पल्ली बस्तियां पाई जाएंगी या फिर एकांकी बस्तियां पाई जाती हैं। तो लिखिए पर्वतीय भागों में, पर्वतीय भागों में, पर्वतीय भागों में पल्ली व एकांकी बस्तियां पाई जाती हैं। कैसी बस्तियां? पल्ली ओब्लिक एकांकी, एकांकी बस्तियां पाई जाती हैं। बस्तियां पाई जाती हैं। इसमें पल्ली व एकांकी बस्तियां क्यों पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में? क्योंकि ये ऊबड़ खाबड़ भूभाग है, तो कुछ लोग वहां रह रहे हैं, कुछ लोग उस पर्वत की तलहटी में रह रहे हैं, कुछ दूसरे पर्वत की तलहटी में रह रहे हैं, तो दूर दूर मकान पाए जाते हैं। इस वजह से पर्वतीय भागों में पल्ली व एकांकी बस्तियां पाई जाती है, जबकि मैदानी भागों में मकानों की संख्या नजदीक नजदीक होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो मैदानी भूभाग है, इस वजह से लोग एक जगह रहना पसंद करते हैं। इस वजह से यहाँ पर संगन व गुंछित बस्तियां पाई जाती है, गुच्छे के रूप में बस्तियां पाई जाती है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से अपन एक एक बिंदु का विस्तारित अध्ययन करेंगे। मेरे शेर और शेरनियों, आपका एक भी प्रश्न मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, सारे प्रश्न अपने नोट्सों के अंतर्गत से मिल जाएंगे। ठीक है, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बाकी देखो, कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। बाकी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी कुछ मिलेगा वो अपने नोट्सों में से मिल जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो मैदानी भूभागों को और पर्वतीय भूभागों को डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो ये एक तरफ तो है मैदानी भूभाग, कौन सा भूभाग है? नीचे आप डायग्राम बना लेना इसके नीचे। देखो एक तरफ तो है मैदानी भूभाग, कौन सा भूभाग? मैदानी भूभाग, ये मैदानी भूभाग है। एक दूसरी तरफ है पर्वतीय भूभाग, कैसा भूभाग? पर्वतीय भूभाग। इधर पर्वतीय भूभाग है, ये हो गया पर्वतीय भूभाग, पर्वतीय क्षेत्र लिख देते हैं ना। और ये मैदानी क्षेत्र, कैसा क्षेत्र? मैदानी क्षेत्र। तो देखो यहां पर जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनका विस्तार व संख्या अधिक पाई जाती है, पास पास में मकान पाए जाते हैं, पास पास में ऐसे नजदीक नजदीक, बिल्कुल नजदीक नजदीक मकान पाए जाएंगे गुच्छे के रूप में, तो इनकी संख्या अधिक होती है। जबकि जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें कुछ मकान इस जगह है, कुछ मकान इस तलहटी में है, कुछ मकानों की संख्या या कुछ बस्तियों की संख्या इस तलहटी में है। तो इस प्रकार ये अलग अलग पाए जाते हैं। जबकि मैदानी क्षेत्रों में जो मकानों की संख्या पाई जाती है या बस्तियों की संख्या पाई जाती है या ग्रामीण बस्तियों की संख्या पाई जाती है वो गुच्छे के रूप में पाई जाती है, इसलिए मैदानी क्षेत्रों में गुंछित बस्तियां पाई जाती हैं। जबकि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर एकांकी व पल्लीकृत बस्तियां पाई जाती हैं। तो ये हो गया अपना भू आकृतिक, भौतिक कारकों में भू आकृतिक संबंधी पहला कारक हो गया। अब दूसरे कारक का अपन अध्ययन करते हैं भौतिक कारकों में ही। तो नंबर 2 हेडिंग लगाइए भौतिक कारकों में। नंबर दूसरा
तो देखो भौतिक कारकों में जो नंबर 2 पे आता है वो है ऊंचाई। देखो ऊंचाई भी प्रभावित करती है ग्रामीण बस्तियों को, तो ऊंचाई, तो लिखिए नंबर 2 पर ऊंचाई, नंबर 2 ऊंचाई। ऊंचाई, देखो ऊंचाई भी जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनको प्रभावित करती है। क्यों करती है? देखो ग्रामीण बस्तियों का ज्यादातर निवास स्थान व विस्तार व संख्या कहाँ ज्यादा पाई जाएगी? जहां पर ऊंचाई कम है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर इनका विस्तार व संख्या कम पाई जाएगी। जैसे अब अपन ने पढ़ा था, देखो भौतिक कारकों में अपन ने जो मैदानी भूभाग व पर्वतीय भूभागों में जो अंतर देखा था, उसी प्रकार ये भी ऊंचाई के आधार पर भी अपन उसको देख सकते हैं। देखो ऊंचाई के आधार पर एक तरफ मैदानी भूभाग है, दूसरी तरफ पर्वतीय भूभाग है। तो मैदानी भूभाग है वहाँ ग्रामीण बस्तियों का विस्तार व संख्या अधिक पाई जाएगी, जबकि जो पर्वतीय भूभाग है जो अधिक ऊंचाई पर है वहाँ पर ग्रामीण बस्तियों की संख्या कम पाई जाएगी। तो देखो जो मैदानी भूभाग है उसका एक एग्जाम्पल अपना रह गया, तो पहले पीछे मैदानी भूभागों में एग्जाम्पल लिख लेना। मैदानी भूभागों की ओर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल नहीं लिखा अपन ने। तो मैदानी भूभागों में तो जनसंख्या अधिक पाई जाती है, ग्रामीण बस्तियों का आकार व संख्या अधिक पाई जाती है। जैसे उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है और जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनकी संख्या भी अधिक पाई जाती है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। और दूसरी ओर जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जो जनसंख्या, जो ग्रामीण जनसंख्या है उनके अधिवास कम पाए जाते हैं। तो इनमें अपन एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे हिमालयी क्षेत्र। तो देखो दूसरी ओर पर्वतीय क्षेत्रों में लिखेंगे जैसे हिमालयी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र। जो भूआकृतियों से संबंधित जो अपन ने पहला कारक पढ़ा था उसी में ये एग्जाम्पल लिखना है। देखो एक तरफ अपन ने पर्वतीय क्षेत्र पढ़े थे, उसमें उत्तर भारत का विशाल मैदान एग्जाम्पल हो गया। दूसरी तरफ अपन ने पर्वतीय क्षेत्र पढ़ा है, एक तरफ मैदानी क्षेत्र और दूसरी तरफ पर्वतीय क्षेत्र। मैदानी क्षेत्रों में तो उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया और जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें हिमालयी क्षेत्र होगा। तो ये अपना पहला जो भूभाग की प्रवृत्ति के आधार पर जो ग्रामीण बस्तियों का विस्तार देखा है। अब नंबर 2 पे आता है ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर ग्रामीण बस्तियों का विस्तार। तो नंबर 2, अब लगाइए नंबर 2 ऊंचाई। ऊंचाई भी जो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है। नंबर 2 ऊंचाई, नंबर 2 ऊंचाई। अब ये भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है क्योंकि कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो ग्रामीण बस्तियों की संख्या है वो अधिक पाई जाएगी, जबकि जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर ग्रामीण जनसंख्या का विस्तार व उनकी संख्या कम पाई जाएगी। तो लिखिए कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, लिखिए कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, 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 देखो कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक पाई जाती है। ग्रामीण बस्तियों की संख्या, बस्तियों की संख्या, बस्तियों की संख्या की संख्या कम पाई जाती है, संख्या कम, सॉरी ज्यादा या अधिक। कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। जबकि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जबकि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, वाले क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या, ग्रामीण बस्तियों की संख्या, बस्तियों की संख्या कम पाई जाती है, संख्या कम पाई जाती है, कम पाई जाती है। देखो ऊंचाई भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है। जहां कम ऊंचाई है, जिस क्षेत्र में कम ऊंचाई है वहां पर ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक पाई जाती है, और जिन क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई है,
अधिक ऊंचाई है वहां ग्रामीण बस्तियों की संख्या कम पाई जाती है। तो जो ऊंचाई है ये भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है। तो देखो इससे अगला आता है अपना जलवायु। इससे अगला जो भूआकृतिक कारक है या भौतिक कारक है वो है जलवायु। कौन सी वायु? जलवायु। जलवायु। अब ये जलवायु भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है। कौन सी वायु? जलवायु। अब देखो जलवायु, जहां पर कठोर जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहां ग्रामीण बस्तियों का विस्तार व संख्या कम पाई जाती है, और जहां पर मृदुल जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहां पर ग्रामीण जनसंख्या या ग्रामीण जनसंख्या से संबंधित जो बस्तियां हैं उनका विस्तार व संख्या अधिक पाई जाती है। तो लिखिए अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में, अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में, लिखिए अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में, जलवायु वाले क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का अत्यधिक विस्तार होता है। तो लिखिए क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का अत्यधिक विस्तार होता है, अत्यधिक विस्तार होता है। अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहां पर जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनका विस्तार अधिक होता है, जबकि प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में, जैसे इसमें पहले एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र हो गए? तटीय मैदानी क्षेत्र, जैसे तटीय मैदानी क्षेत्र कौन सा हो गया? तटीय मैदानी क्षेत्र। ये अनुकूल जलवायु वाला क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या व ग्रामीण बस्तियों का आकार व संख्या अधिक पाई जाती है। इसके अलावा उत्तर भारत का मैदान, इसके अलावा कौन सा हो गया? उत्तर भारत का मैदान या विशाल मैदान है ना, ये क्षेत्र कौन से हैं? अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र हैं। यहां पर जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनकी संख्या अधिक पाई जाती है, जबकि आगे लिखिए, जबकि प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में, जलवायु वाले क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का विस्तार कम पाया जाता है, जैसे प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र कौन कौन से हो गए? जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन से क्षेत्र? मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन से क्षेत्र? मरुस्थलीय क्षेत्र। इसके अलावा ध्रुवीय क्षेत्र। कौन से क्षेत्र? ध्रुवीय क्षेत्र। यह भी कठोर जलवायु वाला क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्रों पर बिल्कुल बर्फ जमी हुई रहती है, तो यह क्षेत्र भी प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र है। इसके अलावा भूमध्य रेखीय क्षेत्र, अब ये प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र हैं, इस वजह से यहां पर ग्रामीण बस्तियों का विस्तार कम पाया जाता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो ये अपना हो गया जलवायु। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं जल की उपलब्धता की ओर। किसकी ओर? जल की उपलब्धता की ओर। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं जल की उपलब्धता। अगला पॉइंट लगाइए। अगला पॉइंट लगाइए, जल की उपलब्धता। किसकी उपलब्धता? जल की उपलब्धता।
देखो अपन ने भू आकृति देख ली, उसके अलावा अपन ने ऊंचाई देख ली, उसके अलावा अपन ने जलवायु देख ली। अब आता है अपना जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, तो जल की उपलब्धता भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है। तो नंबर 4 पर लिखिए जल की उपलब्धता। किसकी उपलब्धता? जल की उपलब्धता। उपलब्धता ये भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है। तो जल की उपलब्धता, देखो जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता कम पाई जाती है वहां पर ग्रामीण बस्तियों का विस्तार कम पाया जाता है। जहां पर जल की उपलब्धता अधिक पाई जाती है वहां पर ग्रामीण बस्तियों का विस्तार भी अधिक पाया जाता है। तो जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का विस्तार, लिखिए जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में, जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में, उपलब्धता वाले क्षेत्रों में, उपलब्धता वाले क्षेत्रों में, क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का विस्तार अधिक पाया जाता है। ग्रामीण बस्तियों का विस्तार, ग्रामीण बस्तियों का विस्तार अधिक पाया जाता है। देखो जहां पर जल की उपलब्धता अधिक है वहां पर ग्रामीण बस्तियों का विस्तार भी कैसा पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। तो अगर प्रश्न आ जाए ग्रामीण बस्तियों का विस्तार अधिक कहां पाया जाता है? जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता अधिक है वहां पर ग्रामीण बस्तियों का विस्तार भी अधिक होता है, क्योंकि उस क्षेत्र में कृषि कार्य, पशुपालन, इसी में लिखिए क्योंकि उस क्षेत्र में, क्योंकि उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में, क्षेत्र में कृषि कार्य, पशुपालन, कौन सा पालन? पशुपालन, क्योंकि उस क्षेत्र में कृषि कार्य, पशुपालन व पीने हेतु एवं पीने हेतु एवं अन्य आवश्यकताओं, देखो कृषि कार्य कर सकते हैं जहां पर जल उपलब्ध है, पशुपालन कर सकते हैं और पीने के काम में ले सकते हैं, और अन्य आवश्यकताएं जैसे उद्योग धंधे हो गए और कुछ कार्य करने के लिए अन्य बहुत सारे कार्य हैं जो जल से किए जा सकते हैं, तो उनका भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता अधिक है उन क्षेत्रों में जो ग्रामीण जनसंख्या का जो विस्तार है या जो ग्रामीण अधिवासियों का विस्तार है वो अधिक पाया जाता है, के लिए जल की उपलब्धता होती है। अन्य आवश्यकताओं के लिए जल की उपलब्धता होती है। किसकी उपलब्धता? जल की उपलब्धता होती है, उपलब्धता होती है, जल की उपलब्धता होती है। और जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता होती है उन क्षेत्रों में देखो कृषि कार्य भी किया जा सकता है, पशुपालन भी किया जा सकता है, पीने योग्य पानी भी उपलब्ध हो जाता है और अन्य बहुत सारे कार्य हैं जिसमें जल का उपयोग किया जा सकता है, तो वहां पर जल की उपलब्धता होती है। इस वजह से उन क्षेत्रों में जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनका विस्तार व संख्या अधिक पाई जाती है। जैसे उत्तर भारत का विशाल मैदान, जैसे उत्तर भारत का विशाल मैदान, जैसे उत्तर भारत का विशाल मैदान, यहां पर जल की उपलब्धता है, इस वजह से ग्रामीण बस्तियों का विस्तार भी अधिक है, ग्रामीण बस्तियों की संख्या भी अधिक है। जैसे उत्तर भारत का विशाल मैदान। जबकि जल की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में, लिखिए जबकि जल की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियां
ग्रामीण बस्तियों का विस्तार कम पाया जाता है, विस्तार कम पाया जाता है, कम पाया जाता है। जहां पर जल की उपलब्धता या जल की कमी है उन क्षेत्रों में जो ग्रामीण बस्तियों का विस्तार है वो भी कम पाया जाता है। जैसे मरुस्थलीय प्रदेश, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश, वहां पर बिल्कुल सूखा क्षेत्र है, इस वजह से जो ग्रामीण बस्तियों का विस्तार बहुत कम पाया जाता है। जैसे मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ये अपने हो गए भौतिक कारक कंप्लीट, फिर दूसरी ओर चलते हैं अपन, दूसरे सेकंड कारक की ओर। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। नंबर 2, ये तो अपने हो गए भौतिक कारक कंप्लीट। भौतिक कारकों में भू आकृति देख लिया, इसके अलावा ऊंचाई देख लिया, जल की उपलब्धता देख ली, जलवायु देख ली। अब आता है अपना दूसरा कारक नंबर 2। तो नंबर 2 पर हेडिंग लगाइए, सांस्कृतिक व मानव जातीय कारक। सांस्कृतिक व मानव जातीय कारक, सांस्कृतिक व सांस्कृतिक व मानव जातीय कारक, मानव जातीय कारक। देखो सांस्कृतिक व मानव जातीय कारक भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करते हैं। इसमें सामाजिक संरचना, जाति और धर्म, इसमें क्या क्या आते हैं? सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको एक जगह लिख लेते हैं। सामाजिक संरचना, जाति व धर्म, सामाजिक संरचना, जाति व धर्म। तो सांस्कृतिक व मानव जातीय कारकों में अपन सामाजिक संरचना व जाति और धर्म के आधार पर भी जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो प्रभावित होती हैं। तो मानव समाज, धर्म, जाति एवं अन्य लिखिए। मानव समाज, मानव समाज, मानव समाज, धर्म, जाति व अन्य सांस्कृतिक, देखो मानव समाज, धर्म, जाति व अन्य सांस्कृतिक व सामाजिक संरचनाओं में बटा हुआ है। सांस्कृतिक व सामाजिक संरचनाओं में, सामाजिक संरचनाओं में बटा हुआ है। सांस्कृतिक व सामाजिक संरचनाओं में बटा हुआ है। क्योंकि अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग अलग अलग जगह रहने लग जाते हैं, अलग अलग उनका समुदाय बन जाता है, अलग अलग उनकी बस्तियां बन जाती हैं। तो ये भी देखो, ये भी किसको प्रभावित करती है? ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है। देखो धर्म के आधार पर अलग समुदाय बन जाता है, जाति के आधार पर अलग बन जाता है, सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों के आधार पर अलग समुदाय बन जाता है, अलग ढाणी बन जाती है, अलग मोहल्ला बन जाता है। इस वजह से ग्रामीण बस्तियां प्रभावित होती हैं। देखो आदि मानव जनजातियां वर्तमान समय में, लिखिए आदि मानव, आदि मानव, आदि मानव ओब्लिक जनजातियां, जनजातियां वर्तमान समय में, कौन से समय में? वर्तमान समय में। देखो आदि मानव व जनजातियां वर्तमान समय में भी अपने अपने समुदायों के साथ, वर्तमान समय में भी अपने अपने समुदायों के साथ, अपने
समुदायों के साथ। देखो ये आदि जो मानव जनजाति है, ये जनजातीय इलाके हैं, उनमें आज भी मानव अलग अलग समुदाय बना के रहता है, अलग अलग समुदाय बनाकर रहता है, जिस वजह से ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करते हैं। तो देखो अलग अलग समुदायों के साथ, अलग अलग समुदायों के साथ रहता है, अलग अलग समुदाय के साथ विभिन्न ग्रामीण बस्तियों का निर्माण करता है, के साथ विभिन्न विभिन्न ग्रामीण बस्तियों का निर्माण करता है, ग्रामीण बस्तियों का निर्माण करता है, बस्तियों का निर्माण करता है। क्योंकि जो आदिवासी जनजाति है वो कबीले के रूप में रहती है, जगह जगह वो अपनी ढाणियां बना लेती है, अलग अलग समुदाय बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो प्रभावित होती हैं। इसके अलावा धार्मिक व जातीय संरचना के आधार पर भी, लिखिए, इसके अलावा धार्मिक व जातीय संरचना के आधार पर भी, संरचना के आधार पर भी, के आधार पर भी, आधार पर भी, देखो धार्मिक व जातीय संरचना के आधार पर भी ग्रामीण बस्तियों का विकास प्रभावित होता है, के आधार पर भी ग्रामीण बस्तियों का विकास प्रभावित होता है, ग्रामीण बस्तियों का विकास प्रभावित होता है। जैसे जैसे मान लीजिए कोई भी समुदाय है, वो क्या करता है, जैसे ये पूरा क्षेत्र है, इसमें अलग अलग ढाणी के रूप में वो निवास करने लग जाता है। किस किस के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वो अलग अलग जगह ढाणियों के रूप में रहने लग जाता है। देखो एक ढाणी यहाँ बस गई, एक यहाँ बस गई, एक यहाँ बस गई, एक यहाँ बस गई, तो ये अलग अलग ढाणियाँ बस जाती हैं, अलग अलग क्या बस जाती हैं, ढाणियाँ बस जाती हैं, धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर ये ढाणियाँ बस जाती हैं, जिसकी वजह से जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो प्रभावित होती हैं। बल्कि आज के मानव समुदाय को धर्म के आधार पर मानव को नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ना तो धर्म है ना ही कोई जात है व्यक्ति की, क्योंकि मानव मानव है, चाहे कोई सा ही समुदाय हो, लेकिन सब मानव है। ये तो अपने बनाए हुए चौंसले हैं, बाकी सब कुछ, सब जो भी है पृथ्वी पर जो अपने लिए मानव है, केवल मानवता की भावना होनी चाहिए। ऐसे नहीं है ये दूसरी कैटेगरी का है, वो व्यक्ति दूसरी कैटेगरी का है। तो धर्म और ये जातीय समुदाय नहीं होने चाहिए, क्योंकि धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उससे मतलब थोड़ा जो मानव समुदाय का विकास हो पाता है वो नहीं हो पाता है। सबको समान रूप से रखकर, समान जाति का मानकर, समान जाति कौन सी हो गई, मानव जाति, मानव जाति का मानकर सबका विकास करना चाहिए। किसी को निम्न कैटेगरी में, किसी को उच्च कैटेगरी में ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आज का मानव धीरे धीरे शिक्षित हो रहा है। तो शिक्षा के विकास के आधार पर अपने को जाति धर्म के आधार पर व्यक्तियों को नहीं बांटना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये नंबर 2 पर हो गया सांस्कृतिक व मानव जातीय कारक, सांस्कृतिक व मानव जातीय कारक। अब देखो नंबर 3 पर आता है अपना सुरक्षा संबंधी कारक। तो नंबर 3 लिखिए, सुरक्षा संबंधी कारक। किससे संबंधी कारक, सुरक्षा संबंधी कारक, सुरक्षा संबंधी कारक। इसका अध्ययन भी अपन एक जगह ही करेंगे, सुरक्षा संबंधी कारक, क्योंकि ज्यादा कुछ विशेषता नहीं है इसमें, तो एक जगह ही करेंगे। तो सुरक्षा संबंधी कारकों में चोरी व डकैतियां क्या आती हैं, चोरी व डकैतियां, चोरी
व डकैतियां, चोरी व डकैतियां। देखो सुरक्षा संबंधी कारकों के आधार पर भी जो मानव समुदाय है या ग्रामीण बस्तियां हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। मतलब ये प्रभावित करता है किसको, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित कर रहा है कौन सा, सुरक्षा संबंधी कारक, जिसमें चोरी व डकैतियां हैं। चोरी व डकैतियों के प्रभाव से लोग क्या करने लग गए, एक जगह समुदाय बना के रहने लग गए, तो ये ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करता है। तो लिखिए कई बार सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की कमी, लिखिए कई बार सुरक्षा संबंधी देखो कई बार सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की कमी के कारण, व्यवस्थाओं की कमी के कारण, देखो ये बीच वाला संबंधी है ना, ये ध्यान रखना, संबंधी दोबारा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संबंधी व्यवसायों या व्यवस्थाओं की कमी के कारण ग्रामीण बस्तियों का विकास प्रभावित होता है। कमियों के कारण ग्रामीण बस्तियों का विकास प्रभावित होता है। ग्रामीण बस्तियों का विकास प्रभावित होता है। बस्तियों का विकास प्रभावित होता है। क्योंकि सुरक्षा के अभाव से व चोरी डकैतियां होने के अभाव से इससे बचने के लिए लोग बाग समुदायों में रहना पसंद करते हैं, अलग अलग जगह ढाणी बना के रहने लग जाते हैं। तो इस प्रकार जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनको ये प्रभावित करते हैं। तो देखो इसमें लिखिए आसपास अधिवासों का निर्माण सुरक्षा को बढ़ाता है। आसपास अधिवासों का निर्माण, इसमें पास पास रहने लग जाते हैं लोग सुरक्षा की दृष्टि से, तो आसपास अधिवासों का निर्माण, अधिवासों का निर्माण सुरक्षा को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, सुरक्षा को बढ़ाता है। देखो आसपास जब एक जगह गुच्छे के रूप में लोग रहना इसलिए पसंद करने लग गए क्योंकि पहले चोरी व डकैतियां बहुत बड़ी मात्रा में होती थी। इस वजह से लोगों का एक जगह जुट बनकर रहने लग गए ताकि चोरी डकैतियों से बचा जा सके, ऐसे समुदाय में रहने लग गए। तो ये भी जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनको प्रभावित करता है, ऐसे रहने लग गए। ये चोरी डकैतियों से बचने के लिए ये ऐसे एक ढाणी के रूप में जगह जगह रहने लग गए, जिस वजह से ये कारक भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करता है। अब इसके बाद ग्रामीण बस्तियों का अपन वर्गीकरण देखेंगे। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। गुंचित बस्तियां, अर्धगुंचित बस्तियां, पल्लीकृत बस्तियां और परिक्षिप्त बस्तियां। इनका अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट सेशन में कमेंट करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।